हेलो बच्चों, मैं हूँ शोभा मैम एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि करियर पॉइंट। तो स्टूडेंट, ये हमारा हिस्ट्री का फाइनल रिवीजन का सेशन है एंड दिस इज द पार्ट 3 वीडियो। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 51। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड द क्वेश्चन इज देयर इन द स्क्रीन एज वेल। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? आखिर इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं है? और ये टॉपिक किससे है? दैट इज फ्रॉम द सूफी सेट। तो सूफी सेंट से रिगार्डिंग मैंने आपको क्या बताया है कि जो भी सूफी सेंट है उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद कीजिएगा और कौन सा सूफी सेंट कौन से जो है सिलसिला से बिलोंग करते हैं उनके बारे में पढ़िएगा। और साथ ही साथ दे आर एसोसिएटेड विद विच रीजन और या उनके दरगाह कहाँ पर बने हैं, ये सारे पॉइंट आप जो है सूफी सेंट से रिलेटेड कंप्लीट कीजिएगा। और साथ ही साथ खानका यानी जो सूफी हॉस्पिसेस थे उनके बारे में पढ़ेगा कि वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती थी। तो खैर अभी यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है कि आपको नॉट करेक्टली मैच को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 ऑप्शंस है ना, तो उसमें से 3 आपके करेक्टली मैच है, एक जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका मतलब आपको 3 के 3 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाए तो उनको आप रिवाइज कीजिएगा। सुनाओ, तो ऑप्शन ए है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कहाँ से? रीजन दिया है अजमेर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये आपके दिल्ली से। शेख फरीउद्दीन गंजे शंकर, तो गंजे शंकर किसको कहा जाता था ये भी आपको यहाँ से मिल गया, अजोदन पाकिस्तान से। एंड डी है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया आगरा से। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो भाई आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट शेख निजामुद्दीन औलिया, यहाँ आगरा दिया है। तो ये जो है आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है आगरा, दिस इज नॉट करेक्टली मैच। लेकिन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर से बिलोंग करते हैं, चिश्ती सिलसिला से है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा रीजन? दैट इज दिल्ली। एंड शेख फरीउद्दीन गंजे शंकर, ये आपके अजोधन पाकिस्तान से। तो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए ना पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर दे दिया है रेडीमेड। अगर आपको नहीं पता है, आपके नोट्स अभी भी रेडी नहीं है रिगार्डिंग द सूफी सेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइम है। तो अगर हम बात करें सूफी सेंट में आपका अल हुजवेरी, तो जिनको हम दाता गंज बख्श कहते हैं, तो ये भी आपको मिल गया। दाता गंज बख्श किसे कहा जाता है? अल हुजवेरी। डाइड कौन से टाइम पे, पीरियड और ईयर ऑफ डेथ? 1071 और 1073। और ये कहाँ से बिलोंग करते? पंजाब, ठीक है, लाहौर वाले पार्ट। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1235 पीरियड, डाइड एंड अजमेर राजस्थान। ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी डेथ कब हुई? 1235, यानी लगभग सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। इनका जो है आपका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। इसके अलावा बहुद्दीन जकरिया। अब बच्चों ये जो नाम है ना, आपके जो टेक्स्ट में जहां से भी अलग अलग पॉइंट से पूरा कलेक्शन करके दिया है, ताकि आपका कुछ भी पॉइंट छूटे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो है केवल दिए हुए पॉइंट जो है हाईलाइटेड पॉइंट से नहीं, बल्कि आपके बुक के जो इंटरनल पार्ट है वहां कहीं से भी आपका क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारा कुछ आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दिया। तो बहुद्दीन जकरिया, ये जो है आपका मुल्तान पंजाब से। शेख फरीउद्दीन गंजे शंकर जो है ये अजोदन पाकिस्तान से, अभी हमने पढ़ा, डाइड 1265। लाल शहबाज कलंदर, ये 1300 से 1400 का टाइम पीरियड। तो याद रखिएगा एक्चुअली इनका टाइम पीरियड क्लियर नहीं है, तो जो क्लियर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दिल्ली से। इसके बाद में शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और इनके खानकाह से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो जरूर आप लॉन्ग आंसर में पढ़कर जाइएगा, ठीक है। वहाँ कौन विजिट करने आते थे, वहाँ कौन सी एक्टिविटीज होती थी, ये सारा कुछ आप कवर कीजिएगा। इनके फॉलोअर्स कौन थे, ठीक है, ये सारा कुछ। इसके बाद में है सरफरुद्दीन याहया मनेरी, ये आपका सिरका 1300 से 1400 बिहार से रिलेटेड है। तो आपको पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द सूफी सेंट बिलोंग्स टू बिहार, तो ये आपको मिल गया एक। इसके बाद में शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, तो चिरागे दिल्ली कहाँ से? डेफिनेटली दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अब्दुल्ला सतारी, ये आपके ग्वालियर से हैं। इसके अलावा मोहम्मद शाह आलम गुजरात से। इसके अलावा मीर सैयद मोहम्मद देसू दराज, ये आपके गुलबर्ग से है,
ठीक है। इसके बाद शेख अब्दुल कुदुस गंगोही, ये कहाँ से है? यूपी से। मलिक मोहम्मद जैसी उत्तर प्रदेश से। शेख सलीम चिश्ती, ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? फतेहपुर सीकरी, ठीक है। शेख अहमद सिरहिंद, ये कहाँ से है? हरियाणा से है। और नेक्स्ट है मियां मीर, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से। तो बच्चों ये आपके सारे स्टूडेंट्स की डिटेल आ गए बच्चों। तो अब आप इसे क्या कीजिएगा, इसे आपको रिवाइज करने में इजी होगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कंप्लीट जरूर से कीजिएगा। Now the next question, which of the following was the main source of initial information about Humphrey's ruin for Colonel Colin Mackenzie? तो भाई कॉलिन मैकेंजी से रिलेटेड पॉइंट तो हमने पहले भी पढ़ा है, तो बस हम यहाँ पर देखेंगे कि उनके जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में मेन सोर्स कहाँ से आता है। ऑप्शन ए कहता है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी मेमोरीज ऑफ प्रिस्ट, ऑप्शन सी फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट एंड ऑप्शन डी एपिग्राफिक इंस्क्रिप्शन, राइट। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेमोरीज ऑफ प्रिस्ट, जो कि उनके मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे हम्पी के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर इंक्लूडेड इन द टेबल्स ऑफ द सरकार्स इन द आईने अकबरी? तो अब इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन जो है, जो टेबल्स ऑफ सरकार आईने अकबरी, तो वहां पर इंक्लूडेड है। तो भाई आखिर ये टेबल्स ऑफ सरकार क्या है, आईने अकबरी क्या है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसके पॉइंट पढ़िए और इसे गेस कीजिए कि क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 1 कहता है ग्रांट ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी, 2 टोटल एरिया मेजर, 3 नंबर ऑफ वोट्स एंड 4th है आपका बायोग्राफीज ऑफ ऑफिशियल। तो भाई आईने अकबरी मैंने आपको बताया है कि आईने अकबरी क्या है। तो दिस इज एक्चुअली द बुक व्हिच इज रिलेटेड विद अकबरनामा, और आईने अकबरी में आपके 5 किताब है ना। तो अब यहाँ पर सरकार के बारे में कौन से बुक में दिया है, टेबल से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो अब आपको देखना इनमें से कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है उस टेबल से हमें मिल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है बच्चों? 1, 2 एंड 3। तो ये जो सरकार के जो टेबल है, यहाँ से हमें 3 इंफॉर्मेशन मिलते हैं कि कितना रेवेन्यू चैरिटी के लिए जाता था, कितना एरिया मेजर हुआ है, और नंबर ऑफ वोट्स क्या है, ठीक है। चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जितने भी सूबास थे, है ना, मुगल एम्पायर में ऑल सूबास एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन और उनका फिजिकल डिवीजन। तो ऑल सूबास और एडमिनिस्ट्रेशन और उनका फिजिकल डिवीजन कैसा था? तो भाई सबसे ऊपर आपके है सरकार, सरकार के अंदर परगना, परगना के अंदर क्या आ गया? महल। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, सरकार, परगना, महल। क्लियर हो गया? अब सरकार क्या है? तो ऑल सूबास डिवाइडेड इनटू दिस 3 डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज सरकार, परगना, महल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों। अब बात करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन हमें कौन सी किताब से पता चलती है? तो अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली मुल्क आबादी से पूरी तरह से पता चलता है। किससे पता चलता है? मुल्क आबादी से ये टेबल के बारे में हमें पता चलता है। सो द आइन गोज ऑन टू गिव अ डिटेल पिक्चर। आइन जो है ना, आईने अकबरी में डिटेल पिक्चर्स दिया है अबाउट द सरकार, और ये जो है बिलो द सूबा। तो सरकार किसके अंडर में आते हैं? सूबा के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो दिस इट डज इन दी फॉर्म ऑफ टेबल। तो ये जो सरकार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे इन लोगों ने किसमें अवेलेबल कराया है? टेबल में अवेलेबल कराया है। और इस टेबल में भाई कितने कॉलम है? 8 कॉलम्स है, एंड these 8 columns giving the following information। तो अब इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वहां पर आपके पॉइंट कवर किए गए हैं कि 8 कॉलम में क्या क्या है। तो 8 कॉलम में परगनात और महल के बारे में है। तो अभी मैंने बताया सरकार, सरकार के अंदर परगना, देन कमिंग महल। इसके अलावा किला के बारे में, जिसको हम फोर्ट्स कहते हैं। इसके अलावा अर्जी एंड जमील फहमुदा, इसके बारे में बताया। अब जमील फहमुदा का क्या मतलब है? तो भाई जमील फहमुदा का मतलब है मेजर्ड एरिया। तो अभी हमने देखा ना कि आईने अकबरी से जो सरकार का जो टेबल है, वहां से हमको किसके बारे में पता चलता है? उसके बारे में हमें मेजर्ड एरिया के बारे में पता चलता है।
अब एग्जामिनर इसको टफ बनाने के लिए आपके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जमीन फहमूदा, तो भाई आपको पढ़ के तो रखना पड़ेगा। इसके अलावा नकदी के बारे में मेंशन है, रेवेन्यू असेस्ड इन कैश, की कैश में कितनी रेवेन्यू मिलेगी। उसके अलावा सूर्योघल के बारे में पता चलता है, दैट इज ग्रांट ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी, ठीक है, जमींदार के बारे में पता चलता है। एंड कॉलम 7 एंड 8 जो है हमें क्या डिटेल देता है, द कास्ट ऑफ दी जमींदार। तो भाई जमींदार तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मुगल एम्पायर में भी, ये भी आपके मिडिल मैन के रूप में थे स्टेट और पीजेंट के बीच में। और इसके अलावा 7th और 8th जो कॉलम है वहां से जमींदार कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे ये पता चलता है। एंड देयर ट्रूप्स, उनके पास ट्रूप्स क्या थे, इंक्लूडिंग देयर हॉर्समैन, जिसे सवार कहा जाता है, फुट सोल्जर को पियादा कहा जाता है, एंड एलिफेंट्स को क्या कहा जाता है, फिल। तो ये बच्चों ये जितने पॉइंट हमने बताए हैं सरकार से रिलेटेड टेबल, तो आपने देखा कि एक इंफॉर्मेशन उठा करके किस तरह से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बना है। तो आप आईन अकबरी को इस साल के लिए लॉन्ग आंसर में डिटेल में जरूर से पढ़कर जाइएगा, ठीक है। आईन अकबरी से रिलेटेड जो भी फीचर्स है इन पांचों बुक में क्या क्या कंटेंट है उन सभी के बारे में आप जरूर से पढ़िएगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू हाउ डिड द रूलर्स इन एशिया, तो अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू हाउ डिड रूलर्स इन एशिया जो है मैनेज देयर सब्जेक्ट, यानी वो अपने प्रजा को कैसे मैनेज करते थे। एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप बोलोगे मैम ये मॉन्टेस्क्यू कहाँ पर दिया है, तो भाई ये जो ट्रैवलर्स वाली जो चैप्टर है ना वहां पर आपका मॉन्टेस्क्यू के बारे में दिया है। और खास करके जब बर्नियर वाला कॉलम है ना, बर्नियर वाले कॉलम में मॉन्टेस्क्यू के बारे में है, ठीक है। तो अब पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, बाय प्रोमोटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि हाउ डिड द रूलर्स इन एशिया मैनेज देयर सब्जेक्ट, कि वो अपने सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते थे, यानी अपनी प्रजा को कैसे मैनेज करते थे। तो ऑप्शन ए है बाय प्रोमोटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी कहता है बाय इंस्योरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी थी सबकी। सी कहता है बाय एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एंड बी बाय डिसेंट्रलाइजिंग पावर्स टू लीडर। तो बच्चों मान लो कि आपको मॉन्टेस्क्यू के बारे में नहीं पढ़ा, आपने अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को लगाओगे ना, समाज के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या उस समय के राजा प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट करते थे? आपको ये सोचना है कि जो आप करना चाहे आप वो करिए, क्या ऐसा कहा राजा ने? बाय इंश्योरिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, तो बच्चों इकोनॉमिक इक्वालिटी तो आज नहीं थी, तो पहले कैसे हो सकती है? बाय एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी, क्या राजा अपने हाथों में पूरी तरह से अपना कंट्रोल लेकर था? और बाय डिसेंट्रलाइजिंग पावर्स टू लीडर्स, कि उन्होंने लोअर लेवल तक पावर को डिसेंट्रलाइज किया। सेंट्रल सिस्टम अलग है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम अलग है। आया? चलिए हम देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है बाय एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस समय के रूलर्स जो है वो कैसे प्रजा के ऊपर रूल करते थे, और ये किसके रिकॉर्ड के हिसाब से? मॉन्टेस्क्यू के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो एज पर मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से दैट रूलर्स एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी रूलर्स ने अपने हाथों में पूरा का पूरा कंट्रोल ले रखा था। तो बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थ्योरीज, ठीक है। तो फ्रैंकोइस बर्नियर की लिखी हुई किताब जो है उन्होंने कई सारे वेस्टर्न थ्योरिस्ट जो है, थ्योरी राइटर जो सोसाइटी के ऊपर लिखते हैं, कौन से टाइम पीरियड के? आपके 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स के, उनको उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो बर्नियर जो थे उन्होंने ईस्ट और वेस्ट के साथ में कंपैरिजन किया। अब ईस्ट का मतलब एशिया और वेस्ट का मतलब यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन किया। तो भाई बर्नियर के हिसाब से वेस्ट हमेशा बेस्ट था और ईस्ट जो है हमेशा वर्स्ट था, क्योंकि यहाँ के राजा जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट नहीं करते थे। जनता यहाँ गरीबी और भुखमरी के शिकार थे, फटे हाल में रहते थे, फटे कपड़े पहनते थे, ऐसी इनकी हालत थी। इस तरह से उन्होंने कंपैरिजन किया था। तो अब उन्हीं की फिलोसॉफी को किसने पढ़ा? मॉन्टेस्क्यू ने पढ़ा। अब मॉन्टेस्क्यू कौन थे बच्चों? द फ्रेंच फिलोसोफर। मॉन्टेस्क्यू कौन थे? मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच फिलोसोफर थे। फॉर इंस्टेंस बर्नियर के अकाउंट को उन्होंने यूज किया टू डेवलप द आइडिया
टू डेवलप द आइडिया ऑफ व्हाट ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ठीक है, सो हु डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म? मॉन्टेस्क्यू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। तो यहाँ से दूसरा एमसीक्यू मिल गया ना। पहला एमसीक्यू हमें क्या मिला? हु वाज मॉन्टेस्क्यू, ये एक एमसीक्यू बनेगा। अच्छा, इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में कंपैरिजन किसने किया, ये एक एमसीक्यू मिल गया हमें। उसके अलावा मॉन्टेस्क्यू कौन थे, वो मिला। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का टॉपिक किसने दिया, तो ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया। अब एज पर ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड अलग से क्वेश्चन बन सकता है ना, स्टेटमेंट बेस्ड आंसर बन सकता है, आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, तो एज पर दिस, और यहाँ से और एक बन सकता है बच्चों, और एक क्या क्वेश्चन बन सकता है, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बर्नियर ने जो लिखा है, हाउ बर्नियर्स अकाउंट अफेक्ट द 18th सेंचुरी वेस्टर्न थ्योरीज। समझ में आया? जहाँ एक सब्जेक्टिव वाला जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, दैट हाउ बर्नियर्स अकाउंट। ठीक है, या तो फिर आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिएगा, इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, इम्पैक्ट ऑफ बर्नियर्स अकाउंट। किसके ऊपर में? बर्नियर्स अकाउंट का इम्पैक्ट ऑफ बर्नियर्स अकाउंट ऑन वेस्टर्न थ्योरीज। किसके ऊपर भाई? वेस्टर्न थ्योरीज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो बिलोंग्स टू कौन सा टाइम पीरियड है, ऑफ द 18th सेंचुरी, ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, अब वेस्टर्न थ्योरीज में सबसे पहला एग्जांपल किसका मिल गया? मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू के ऊपर बर्नियर का अकाउंट का क्या असर हुआ? तो भाई इन्होंने ये तो इंडिया विजिट नहीं किया, इन्होंने बर्नियर के अकाउंट को यूज करके एक थ्योरी निकाली, उसका नाम क्या, आइडिया निकाला, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म निकाला। एंड अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया, यानी एशिया के रूलर्स जिनको ओरिएंट कहा गया और द ईस्ट। तो ओरिएंट का मतलब क्या है, ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। ओरिएंट का मतलब क्या है, ये भी आपका एक एमसीक्यू बन गया। ओरिएंट का मतलब है ईस्ट, दे एंजॉयड व्हाट, ये क्या एंजॉय करते थे, दे एंजॉयड एब्सोल्यूट ऑथोरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, प्रजा के ऊपर। हु वर केप्ट इन कंडीशन, अब इन्होंने अपनी प्रजा को कैसे रखा था, एक ऐसी कंडीशन पे रखा था, यानी कि सबजुगेशन एंड पॉवर्टी, यानी राजा के अंडर में प्रजा रहेगी, पूरा राजा की बातों को सुनेंगे, प्रजा को बोलने का अधिकार नहीं है, प्रजा गरीब है, कोई इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। एंड आर्ग्यूइंग दैट, और ये भी कहा है दैट ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग। बर्नियर ने यही बात की ना कि यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी जमीन है वो किससे बिलोंग करती है, राजा से बिलोंग करती है, राजा उसका मालिक है। ठीक है, तो याद रखना ये बर्नियर का अकाउंट है, इसे अपने आंसर में मत लिख देना कि 18th सेंचुरी में जो है राजा जो है वही जमीन का मालिक होता था। ठीक है, ये बर्नियर के अकाउंट के हिसाब से। एंड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन्होंने क्या बोला, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एब्सेंट थी। क्या बोला, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉन एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, पूरी जमीन का मालिक कौन था, राजा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी एकदम नहीं थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, और इस व्यू के हिसाब से क्या है, एवरीबडी एक्सेप्ट द एम्पेरर एंड हिज नोबल्स barely managed to survive। अब ये जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म में कौन सरवाइव कर रहा है, केवल राजा और राजा के नोबल्स। ठीक है, और बाकी लोग जो है वो गरीबी के शिकार थे, उनका कंडीशन बहुत खराब था। तो ये था बर्नियर के अकाउंट का इम्पैक्ट किसके ऊपर, मॉन्टेस्क्यू के ऊपर, या हम कह सकते हैं वेस्टर्न थ्योरिस्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसके अलावा और एक है, और एक आपके वेस्टर्न थ्योरिस्ट में आते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो फ्रैंकोइस बर्नियर के आइडिया को, दिस आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड एज द कांसेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है, हु डेवलप्ड, लिख के रखिएगा, हु डेवलप्ड द एशियाटिक, द कांसेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हु डेवलप्ड द कांसेप्ट ऑफ व्हाट, who developed the concept of the Asiatic mode of production। तो it was developed by Karl Marx, और कब डेवलप किया गया, 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया। And he argued that in India, अब कार्ल मार्क्स ने क्या बोला
भारत में जैसे कि बाकी एशियन कंट्रीज है, बिफोर कॉलोनियलिज्म यानी अंग्रेज आने के पहले सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। तो सरप्लस एक्चुअली कौन ले लेता था? स्टेट अपने कंट्रोल में रखता था। एंड दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ अ सोसाइटी। तो कैसी सोसाइटी इमर्ज कर रही है? कंपोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस एंड इंटरनली इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि इसके वजह से दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड बाय, अब देखिए कार्ल मार्क्स जो कि कम्युनिज्म के जन्मदाता है, सोशलिस्ट सिस्टम, और अकॉर्डिंग टू हिम क्या होना चाहिए? जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंडर कंट्रोल में होनी चाहिए? प्रॉपर्टी जो है हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि स्टेट इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज दैट इज लैंड। ठीक है, अगर स्टेट इन रिसोर्सेज का मालिक होगा तो सोसाइटी जो है वो कैसे बनेगी? इगैलिटेरियन, क्योंकि वो सबको जिनकी जो जरूरत है अकॉर्डिंग टू दैट वो देंगे। अब इसी चीज को अलग तरीके से देखो, एक है आपका मॉन्टेस्क्यू ने एक अलग डेवलपमेंट किया, और कार्ल मार्क्स ने जो है एशियाटिक मोड ऑफ जो है आपका प्रोडक्शन को अलग तरीके से दिखाया। और उन्होंने बोला है कि ये जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसके वजह से एक ऐसी सोसाइटी बन रही है जो किससे कंपोज है? किससे बना है? लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनॉमस एंड इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटी। ठीक है, इस तरह की विलेज कम्युनिटी, ऑटोनॉमस एंड इगैलिटेरियन। अब इगैलिटेरियन का मतलब क्या है? द सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिटीज बन रही है। एंड द इंपीरियल कोर्ट प्रिजाइडेड ओवर दीज विलेज कम्युनिटी। और कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? इंपीरियल कोर्ट, respecting their autonomy as long as the flow of surplus। और तब तक उसकी ऑटोनॉमी को वो रेस्पेक्ट कर रहे थे जब तक गांव से सरप्लस कहाँ जा रहा है? राजा के पास पहुंच रहा है। एंड अनइम्पेडेड, और यानी बिना रुकावट के। एंड दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सोसाइटी। तो हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैग्नेंट सोसाइटी? इट वाज कार्ल मार्क्स। क्लियर हो गया? तो अब आपको समझ में आया दो थ्योरी में क्या डिफरेंसेस है। एक ओरिएंटल डिस्पोटिज्म डेवलप्ड बाय हूम? मॉन्टेस्क्यू, फ्रेंच फिलोसोफर। तो कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर, और उन्होंने कौन सा थ्योरी डेवलप किया? एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। और ये किसके अकाउंट के बेस पर हो रहा है? फ्रैंकोइस बर्नियर के। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो इसे अच्छे से रीड करके जाइएगा अगर आपने अब तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन रीडिंग द नलैयारा दिव्य प्रबंधम। तो भाई अब ये नलैयारा दिव्य प्रबंधम जो है ये कौन सी किताब है? ठीक है, कि आप जो है नलैयारा दिव्य प्रबंधम की किताब पढ़ रहे हैं। अ सिग्निफिकेंट टेक्स्ट इन तमिल। तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तमिल में लिखी गई है। व्हाई इज दिस कलेक्शन ऑफन रेफर्ड टू एज तमिल वेदा? भाई यहाँ पर कितने पॉइंट मिल गए? नलैयारा दिव्य प्रबंधम का लैंग्वेज क्या है? तमिल है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तमिल वेदा कहते हैं। तो आपको मिल गया ना क्वेश्चन, कि हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए आइडेंटिफाई द बुक व्हिच इज रिगार्डेड एज द तमिल वेदा, है ना? व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द नलैयारा दिव्य प्रबंधम? दैट वाज तमिल। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, इट कंटेन लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ तमिल सोसाइटी। आखिर इस किताब में क्या थी? इट कंटेन लॉज, क्या लॉज और रेगुलेशन है? किसके बारे में है भाई? तमिल सोसाइटी। बी कहता है it holds religious significance equivalent to Vedas, and C है it is documented as a historical epic based on event। historical epic जो कि chronological order में लिखी जाती है, event के according लिखी जाती है। एंड डी कहता है it served as a manual for temple construction। तो ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक मैनुअल था। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है इट होल्ड्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस इक्विवेलेंट टू वेदास। ये तो इसे तमिल वेदा कहते हैं। आया समझ में कि नलैयारा दिव्य प्रबंधम होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इक्विवेलेंट टू वेदा। तो अब ये मैंने नलैयारा दिव्य प्रबंधन से रिलेटेड आपके लिए सारे पॉइंट यहाँ पर ऐड किए। तो चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी टॉपिक कहीं से ना छूटे। ठीक है, तो नलैयारा दिव्य प्रबंधम is one of the most significant anthologies in the history of Indian devotional literature, and it is based on the what? Based on the
की फीचर्स। अब अगर हम इसकी सोर्सेस के बारे में बात करें, ठीक है, जो आपके बुक में यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, एंथोलॉजी ऑफ द अलवर। तो आखिर ये किस भक्ति ट्रेडिशन से रिलेटेड है, अलवर से रिलेटेड है। इट इज अ मेजर कलेक्शन ऑफ कंपोजिशन बाय होम, बाय 12 अलवर, ठीक है। कितने अलवर्स का कंपोजिशन है, 12 अलवर्स का। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये अलवर्स के कंपोजिशन है तो इसमें वुमेन के भी कंपोजिशन इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल कास्ट बेस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट। और ये जो अलवर्स है ये कौन से भगवान की पूजा करते थे, ये विष्णु भगवान की पूजा करते थे। नाउ तमिल वेदा, so it is frequently described as Tamil Veda. This designation was claimed that the composition were as significant as the 4 Sanskrit Veda. तो भाई संस्कृत में 4 वेदा है, प्रथम वेदा यानी कि फर्स्ट है ऋग वेदा, और उसके बाद के जो चारों वेदा जितने इंपॉर्टेंट है, जिसको ब्राह्मणर्स ने लिखा है, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कंपाइलेशन, so the collection was compiled into its current form. तो ये करंट फॉर्म में, यानी ये किताब कब लिखी गई, दिस बुक वाज रिटन ऑन 10th century में लिखी गई, ठीक है। एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम 4000 सैक्रेड कंपोजिशन, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, नलैयारा दिव्य प्रबंधम का 4000 सैक्रेड कंपोजिशन। तो व्हाट इज द मीनिंग, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। एंड रिफ्लेक्टिंग द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हिम्स, यानी कि इसमें कितने हिम्स है, कितने श्लोक है, 4000 पवित्र श्लोक है। और लैंग्वेज क्या है, तो संस्कृत में वेदास लिखे गए, तो ये जो है आपके तमिल में लिखे गए। एंड द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, तमिल क्या था, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, जहाँ पर साधारण जनता तमिल भाषा में बात करती थी, ठीक है। एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस वेयर पुराणिक एंड डिवोशनल आइडियाज वर मेड एक्सेसिबल टू दोज जो कि एक्चुअली वैदिक लर्निंग में नहीं था, जैसे कि ये वुमेन और लोअर कास्ट दोनों के लिए ही अवेलेबल किया गया था। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज रिलेटेड विद व्हाट, दिस इज रिलेटेड विद डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर, विजयनगर की डायनेस्टी से और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो भाई अगर विजयनगर की डायनेस्टी के बारे में हम बात करें, तो ये एक्चुअली आपको सीक्वेंस कैसे याद होगा, इसका सीक्वेंस अगर आपको याद करना है, SSTA है, SSTA है। तो सबसे पहली डायनेस्टी, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है संगमा डायनेस्टी। संगमा के बाद में आता है आपका कौन सा, सलुवा डायनेस्टी। और सलवा के बाद में आपका आता है तुलुवा, जो कि बहुत ही फेमस डायनेस्टी, कृष्णदेवराया बिलोंग टू दिस। एंड लास्ट वन जो है अराविदु डायनेस्टी। तो ये चारों नाम यहाँ पर सीक्वेंस में दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, तो डायनेस्टी तो सीक्वेंस में दिया, तो आपको दिख रहा है ना कि इस एमसीक्यू में सारे के सारे डायनेस्टी तो एकदम इसमें आ गए आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन पर्टिकुलर डायनेस्टीज का विजयनगर एम्पायर के जो है इसमें उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ऑप्शन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में 1 मिलिट्री, स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री, तो मिलिट्री को किसी ने स्ट्रेंथ किया। सेकंड है बिलोंग टू कृष्णदेवराया, तो विच डायनेस्टी बिलोंग टू कृष्णदेवराया। 3 कहता है कंस्ट्रक्टेड हीरिया कैनल, तो हीरिया कैनल कौन से डायनेस्टी बिलोंग करता है, विजयनगर। और कौन सा रिवर है, तुंगभद्रा, याद रखिएगा। 4th है लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो भाई अभी हमने तो 2 चीजों को आपको बता दिया कि तुलवा डायनेस्टी बिलोंग टू कृष्णदेवराया और लास्ट डायनेस्टी अराविदु है। तो यानी C का 2 और D का 4, तो C का 2 D का 4 ये हो गया, तो आपका ऑप्शन ए होगा। यानी कि संगमा डायनेस्टी किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टेड हीरिया कैनल। तो विच विजयनगर डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड हीरिया कैनल, ये हो गया। सलवा डायनेस्टी ने क्या किया था, विजयनगर की मिलिट्री को स्ट्रेंथनिंग किया था, यानी मजबूत किया था। और अगर विजयनगर एम्पायर का प्रॉपर एक्सपेंशन माने तो वो किसके टाइम पर हुआ था, तुलवा डायनेस्टी कृष्णदेवराया के टाइम पीरियड। आगे आपको क्लियर समझ में, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। यस, आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। नाउ हाउ डिड डेविड रिकार्डोस आइडियाज इन्फ्लुएंस ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज इन इंडिया। तो भाई अब ये टॉपिक आपका कहाँ दिया है, ये टॉपिक आपका दिया हुआ है कोलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड जो है वहां पर दिया है कि ब्रिटिशर्स जो है वो डेविड रिकार्डो की
पॉलिसी से कैसे इंस्पायर थे। ठीक है, तो ऑप्शन ये कहता है एडॉप्शन ऑफ फिक्स रेवेन्यू डिमांड्स फॉर रैयत, रैयत मतलब किसान है ना, प्रेजेंट है, तो उनके लिए फिक्स रेवेन्यू डिमांड फिक्स करने की बात कही गई। ऑप्शन बी कहता है टैक्सिंग लैंड ओनर सरप्लस इनकम बेस्ड ऑन एवरेज रेंट, भाई जो लैंड ओनर्स है ना उनके सरप्लस इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन एवरेज रेंट, कि उनका जो एवरेज रेंट है उसके साथ साथ उनके सरप्लस इनकम पर क्या करना है, आपको टैक्स लगाना है। वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट को पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करना है, वाइड स्प्रेड का मतलब। नेक्स्ट कहते हैं रिजेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन फेवर ऑफ विलेज डेवलपमेंट, तो रेवेन्यू को रिजेक्ट करना किसके काम के यूज करने के लिए, विलेज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज टैक्सिंग लैंड ओनर्स सरप्लस इनकम बेस्ड ऑन एवरेज रेंट, तो जो भी उनका एवरेज रेंट है उसमें जो उनका जो सरप्लस इनकम आ रहा है उस पर क्या करना है, टैक्स लगाना। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द डेविड रिकार्डो थ्योरी। ठीक है, ये आप पढ़कर जाइएगा डेविड रिकार्डो की थ्योरी। ठीक है, नाउ वन क्वेश्चन that who amongst the following wrote the line खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो भाई ये तो एकदम इजी हो गया ना, बचपन से पढ़ते आ रहे, किसने लिखा है, ऑप्शन देखिए, दैट इज ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो इवेंट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है, तो जब खेदा आ गया तो इसका मतलब क्या है, नेशनलिस्ट मूवमेंट से है। ठीक है, और स्पेशली महात्मा गांधी जी के चैप्टर वाले पार्ट से। नाउ वन है पीजेंट मूवमेंट इन खेदा, टू है गांधी इरविन पैक्ट, थ्री है चंपारण मूवमेंट, और फोर्थ है आपका नोआक होली विजिट ऑफ गांधी जी। तो भाई पीजेंट मूवमेंट इन खेदा, खेदा में पीजेंट मूवमेंट कब हुआ था, खेदा में पीजेंट मूवमेंट हुआ था 1918, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, चंपारण मूवमेंट कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, नोआक होली विजिट कब हुआ था 1947, जिस समय देश का पार्टीशन हुआ था। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राइट। तो पहले आपका होगा चंपारण, चंपारण के बाद में सेकेंड होगा आपका पीजेंट मूवमेंट खेदा, और उसके बाद फिर आपका आएगा थर्ड होगा गांधी इरविन पैक्ट, और फोर्थ है नोआक होली विजिट, और ये कौन से टाइम पे, ड्यूरिंग द पार्टीशन, है ना। तो पार्टीशन के टाइम पे जहाँ पर पूरा देश जो है इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा है, तो महात्मा गांधी जी ने किसी भी इंडिपेंडेंस डे की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि वो बंगाल में थे, बंगाल में जहाँ पर जो बहुत ज्यादा राइट्स से अफेक्टेड था, उन एरियाज में लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, now the next question, which of the following pair of committees and their president is correct regarding the constituent assembly। तो भाई कमिटीज के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, और कमिटीज वाले जो टॉपिक है ना वो न्यू बुक में दिया, मैंने भी आपके साथ में, आपके जिनके पास नहीं है अगर मान लो, मैंने वो आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको प्रोवाइड किया है, इसके बाद हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कमिटीज की, और आपको क्या करना है, फॉलोइंग पेयर जो कि करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ए है एडवाइजरी कमिटी, बी है फ्लैग कमिटी, सी है स्टीयरिंग कमिटी, डी है आपका सुप्रीम कोर्ट कमिटी। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है, तो भाई अगर एडवाइजरी कमिटी क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है एनजी रंगा यानी कि फ्लैग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी जेबी कृपलानी, और डी है सुप्रीम कोर्ट कमिटी जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों चलो एक बार इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपका रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमिटी की आपके प्रेसिडेंट कौन थे, रूल्स एंड प्रोसीड्यूर कमिटी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमिटी हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हेडेड बाय वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, स्टीयरिंग कमिटी की अगर हम बात करें, इट इज हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसे पूरी तरह से किस तरह से कंट्रोल करना ये इन्हीं के हाथ में थी।
तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फ्लैग कमेटी जे बी कृपलानी। फ्लैग कमेटी कौन मेंबर? जे बी कृपलानी। स्टेट कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मेन प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के एस प्रदाचारी। ठीक है, उसके बाद में फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे बी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी एच सी मुखर्जी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी एम एन वेंकटेश्वरानी। ठीक है, तो ये हो गया एम एन वेंकटचलैया। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे कमिटीज के प्रेसिडेंट के नाम। तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब आपको कैसे रिवाइज करना है, आप एक लीडर का नाम लिख लीजिए, उनके नाम से जो जो कमिटीज है उनका नाम आप नोट डाउन कर लीजिए, बस आप रिवाइज कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन ए, एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फ्लैग कमेटी में कौन थे? जे बी कृपलानी। ओके, स्टीयरिंग कमेटी में कौन थे? सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following women was a member of the constituent assembly from Bombay? ठीक है, तो भाई जितने भी वुमेन मेंबर थे ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, कहां से बिलोंग करते थे? केवल वुमेन नहीं। ठीक है, अगर किसी साल में वुमेन रिपीट हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि अगले साल रिपीट नहीं होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि रिपीट होगा। और दूसरी बात ये है कि दूसरे मेंबर्स के नाम तो रिपीट हो सकते हैं, तो कौन सा मेंबर किस कमिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये जरूर से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो भाई बॉम्बे से कौन थी? ऑप्शन ए कमला नेहरू, बी हंसा मेहता, सी पूर्णिमा बनर्जी और डी विजय लक्ष्मी पंडित। करेक्ट आंसर क्या है? बॉम्बे से हंसा मेहता। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब ए आर में इंडिया वाज कंसीडर्ड अ सुटेबल कंट्री फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इंडिया को सुटेबल कंट्री माना जाता है किस पर्पस में? कॉटन के कल्टीवेशन को लेकर। ड्यू टू व्हाट? सॉइल, क्लाइमेट एंड चीप लेबर बाय होम बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, अब आर कहता है अमेरिकन सिविल वार। अब यहाँ पर आपका टाइम पीरियड दिया अमेरिकन सिविल वार 1861 से 65 caused a significant drop in raw cotton import from America and leading British to seek alternative source। तो आप अमेरिकन सिविल वार का इम्पैक्ट इन इंडिया कॉटन बिजनेस पढ़ करके जाइएगा। ये आप इस साल लॉन्ग आंसर में पढ़कर जाइएगा, अमेरिका के सिविल वार का इम्पैक्ट इन इंडिया कॉटन बिजनेस। ठीक है, यानी कि कॉटन बूम के नाम से, तो वो आप टॉपिक यहाँ से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, अब हम पहले तो ये देखें क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? भाई इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो अब क्यों ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग बात। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट डेफिनेटली जो है आपका कॉटन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ ये बोला कि इंडिया जो है वो इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज डिफरेंट थिंग। और अमेरिका का सिविल वॉर जो है कॉज्ड द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन रॉ कॉटन इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, और जिसकी वजह से ब्रिटेन को अल्टरनेटिव सोर्स खोजना पड़ा। तो अल्टरनेटिव सोर्स खोजना पड़ा वो अलग चीज है, और भारत की ज्योग्राफी इसको अफेक्ट करती है कॉटन के प्रोडक्शन को, दैट इज द सेपरेट पॉइंट। तो दोनों पॉइंट लेकिन करेक्ट है, हाँ, लेकिन दोनों पॉइंट लिखने का पर्सपेक्टिव है और वो पर्सपेक्टिव अलग है। और ये जो अल्टरनेटिव सोर्स है ना यहाँ पर, तो ये अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में डेफिनेट इंडिया के तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन बाद में जैसे ही अमेरिका का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, भारत का जो कॉटन एक्सपोर्ट है ना वो डिक्लाइन हो गया था। तो दोनों ही इम्पैक्ट लिखिएगा, तो सिविल वार की वजह से भारत पर क्या इम्पैक्ट हुआ और साथ ही साथ बाद में उसका आउटकम क्या आया जबकि ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। ओके, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लैंक रिगार्डिंग व्हाट द रोल ऑफ द लीडर्स इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवॉल्ट में कौन सा लीडर एक्चुअली ये कहां से बिलोंग करता है, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे कि नाना साहब कानपुर से, तो ठीक किस तरह से कुंवर सिंह जो है कौन से प्लेस से बिलोंग करते थे? तो कुंवर सिंह ग्वालियर, मेरठ, सिंहभूम, आरा।
भाई जिन लोगों ने पार्ट 2 का वीडियो देखा है वहां हमने 1857 रिवॉल्ट के सारे लीडर्स के नाम आपको प्रोवाइड किए, ठीक है। तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज आरा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अब इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी मेथड है आर्कियोलॉजिस्ट यूज्ड टू स्टडी व्हाट, यूज्ड टू स्टडी सोशल डिफरेंसेस विद इन दी हड़प्पन सोसाइटी। तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ये जो टॉपिक है ना आपका हड़प्पा से रिलेटेड, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, तो कौन से दो सोर्सेस को हिस्टोरियंस ने यूज किया था, तो एक है आपका बरियल और एक है आपका लुकिंग फॉर लग्जरीज। एक आपका क्या है, लुकिंग फॉर व्हाट, लुकिंग फॉर लग्जरीज। भाई ये टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बरियल प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस देखे गए, लग्जरीज में डिफरेंसेस देखे गए। लग्जरीज में आपने कौन सा पढ़ना है, फियांस स्पॉट के बारे में, तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं था। हर जगह पे क्या, नॉर्मल बर्तन तो सबके घर पे मिलता है, लेकिन किसी किसी के घर पे एक्सेप्शनल ऐसी चीज मिलती है तो सबके घर पे नहीं है, तो जनरली वो क्या होता है, वो प्रीसियस होगा, महंगा होगा, है ना। तो वो एग्जाम्पल, तो खैर अब यहाँ पर एमसीक्यू में इसे पूछा है, मैंने इसे लॉन्ग आंसर में पढ़ने बोला है, ठीक है। तो स्टडिंग क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ करके, तो भाई अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो है नहीं, है ना, कोई प्रॉपर जस्टिफाइड इंफॉर्मेशन है नहीं है। हाँ, लेकिन वहां पर ग्रेन्स जो मिले इससे हम कहते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। तो कौन से ग्रेन्स मिले हैं, कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स है, कौन से वाइल्ड एनिमल्स है, ये सारा कुछ भी आपको वहां से पढ़ना है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग डिजाइन ऑफ सील, एग्जामिनिंग बरियल कस्टम, एंड बी कहता है स्टडिंग रिलीजियस बिलीफ। तो रिलीजियस बिलीफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है वो पढ़ के जाइएगा, मदर गॉडेस के बारे में पढ़ करके जाइएगा, वेट और मेजर सिस्टम ये सब पढ़ करके जाना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर चेक करें, दैट इज ऑप्शन सी, एग्जामिनिंग व्हाट, एग्जामिनिंग बरियल कस्टम, ठीक है। तो ऑलरेडी अभी मैंने ये आपको बताया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a characteristic of the narrative section of महाभारत। तो भाई अब महाभारत में दो तरह के सेक्शन है, तो एक है आपका नैरेटिव और एक है आपका डिडक्टिव, ठीक है। अब नैरेटिव में क्या है, नैरेट करना, हम नैरेट क्या करते हैं, स्टोरी को नैरेट करते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, दे कंटेन इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, बी कहता है दे कंटेन कंपाइल्ड स्टोरीज, सी कहता है दे डिस्क्राइब कल्चरल रिचुअल्स, एंड डी कहता है दे आर फिलोसॉफिकल डिस्कशन। तो भाई आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है दे कंटेन कंपाइल्ड स्टोरीज। तो नैरेटिव्स में स्टोरीज है, ठीक है। अब ये स्टोरीज के साथ साथ ये तो नैरेटिव सेक्शन, अब डिडक्टिव सेक्शन क्या कहता है, वो ऑर्डर की बात करता है कि आपको क्या काम करना है। तो ऑर्डर्स वाले पॉइंट भी महाभारत में मेंशन किए गए हैं, तो इसे आप जरूर से पढ़िएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन AR बेस्ड है, ओके। नाउ ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका कौन सा, ये आपका जेम्स प्रिंसेप का वर्क है ना। अब जेम्स प्रिंसेप का वर्क है यानी कि खरोस्ती वगैरह जो स्क्रिप्ट है उनको उनसे रिलेटेड है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप वर्क वाज क्रूशियल। जेम्स प्रिंसेप का वर्क जो है बहुत क्रूशियल था फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ओके। और आर कहता है डेसिफरिंग इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू पॉलिटिकल इवेंट एंड रूलर्स। भाई हिंट तो मैंने आपको दे दिया कि जेम्स प्रिंसेप ने कौन से स्क्रिप्ट को डेसिफर किया था, ब्राह्मी एंड खरोस्ती। और जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते तभी तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो भी रिलेटेड पॉइंट है वो हमें समझ में आएगा कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ कौन से राजा का जो है डायनेस्टी था, कौन सा राजा किस तरह से रूल कर रहा था। अगर हम स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं करेंगे तो हमें क्या डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमने ऑलरेडी जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशंस को पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमने क्या देखा था कि हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी अनडेसिफर्ड है, आज भी उसे नहीं पढ़ पाए, हाँ लेकिन कोशिश बहुत लंबी अभी तक चल रही है, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आज भी हमारे लिए मिस्ट्री से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 600 BC के टाइम पीरियड की, तो भाई हमारे पास तो स्क्रिप्ट अवेलेबल है और जिसकी वजह से हम ये पढ़ पाए
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। कि जेम्स प्रिंसेप का वर्क जो है वो बहुत ही क्रूशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंड डेसिफरिंग इंस्क्रिप्शन वह हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंसाइट इनटू द पॉलिटिकल इवेंट्स एंड रूलर्स के बारे में समझने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following correctly associates a city with its primary route of communication। तो भाई इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन जो है एक सिटी को उसके प्राइमरी रूट ऑफ कम्युनिकेशन से जोड़ता है, और दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ कम्युनिकेशन। और आपका कौन सा टाइम पीरियड है, 6th सेंचुरी बीसी। भाई जब 6th सेंचुरी बीसी है तो ये किसका टाइम पीरियड है, महाजनपदास का टाइम पीरियड है ना। महाजनपदास का टाइम पीरियड है, और जब महाजनपदास का टाइम पीरियड है तो कितने महाजनपदास थे बच्चों, 16 महाजनपदास थे। कौन से टेक्स्ट से हमको महाजनपदास के बारे में पता चलता है, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से, और इम्पोर्टेंट महाजनपदास के नाम भी दिए गए। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो खास करके जो हमें इन टाइम पीरियड में कौन सा लैंड रूट है, कौन सा रिवराइन रूट है, तो अगर आप एक बार इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो तो आपको ये समझ में आएगा। और खास करके जब अगर हमने मगधा के बारे में पढ़ा है और मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा है, तो मौर्यन एम्पायर के कितने प्रोविंशियल सेंटर्स थे, उसके कैपिटल को लेकर के 5 प्रोविंशियल सेंटर्स थे, और ये पांचों जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे उनके अपनी स्पेशल पर्पस थे ना, इंपॉर्टेंट उसकी फंक्शंस थी कि वो क्यों उतने दूर वाले इलाकों को प्रोविंशियल कैपिटल के रूप में चुना गया। जबकि मौर्यन एम्पायर कैसा था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र सी रूट, उज्जैनी लैंड रूट, कुहार रिवराइन रूट, मथुरा कोस्टल रूट। तो भाई आपको तो पता है कि ये जो मौर्यन एम्पायर है अफगानिस्तान से लेके ओडिशा के कोस्टल एरिया तक, लेकिन अब आप बताइए पाटलिपुत्र में क्या सी रूट है, तो भाई यहीं पर कट गया। ठीक कहता है पाटलिपुत्र रिवराइन रूट, तो पाटलिपुत्र जो है यानी कि पटना गंगा नदी के किनारे, तो रिवराइन रूट है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है is that is also mentioning the same thing कि पाटलिपुत्र जो है आपका रिवराइन रूट है कि नहीं, तो भाई यहाँ रिवराइन कुहार दिया हुआ है, तो पहले हम इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र रिवराइन रूट, उज्जैनी कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया है ना, अवंती, तो ये आपका लैंड रूट, कुहार कोस्टल रूट एंड मथुरा लैंड रूट। ठीक कहता है पाटलिपुत्र लैंड रूट, उज्जैनी कोस्टल रूट, कुहार रिवराइन रूट, मथुरा सी रूट, तो ये मथुरा तो है ही नहीं सी रूट। पाटलिपुत्र कोस्टल रूट ये भी कट गया। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह के डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एमसीक्यू हिस्ट्री में देखने के लिए मिल रहा है ना, अलग अलग तरीके से। तो भाई पढ़ के रखिएगा कौन से राजा ने कौन सी किताब लिखी है, उस किताब का क्या मतलब है, राइटर कौन है, ऑथर्स कौन है, सब कुछ पढ़िएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया आपका क्वेश्चन बुद्धिज्म से, है ना। अब आपको क्या करना है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 क्या करता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कौन कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, विनय पीठिका, अभिधामा पीठिका, दीपमावासा, वहावमसा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये तो है त्रिपिटका के पार्ट है। अब दीपवमसा, महावमसा ये श्रीलंका के टेक्स्ट है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मोनेस्टिक ऑर्डर। भाई कौन सी किताब जो रूल्स एंड रेगुलेशन देता है मोनेस्टिक ऑर्डर, यानी कि संघा में रहने वाले को कौन सा ऑर्डर पेश करना है। क्रोनिकल ऑफ द आइलैंड क्या है, रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धा कौन सा है, डेल्ट विद फिलोसॉफिकल मैटर्स, तो कौन सी किताब जो है फिलोसॉफिकल मैटर से डील करती है। तो बच्चों त्रिपिटका वाले जो चैप्टर और क्वेश्चन है ना, वहां से सारा कुछ आप पढ़ के जरूर से रीड करके जाइएगा बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। और हाँ, बुद्धिज्म से रिलेटेड और एक दो पॉइंट, हीनयान और महायान में डिफरेंसेस भी पढ़ना है, ठीक है। आपको और कौन सा पॉइंट कवर करना है, हीनयान और महायान में भी डिफरेंसेस को कवर करना है। और चलिए हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। और बी में क्या है, देखिए विनय पीठिका ये रूल्स के बारे में बताता है, रेगुलेशंस के बारे में बताता है। अभिधामा पीठिका क्या करता है, डेल्ट विद फिलोसॉफिकल मैटर्स, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका है दीपवमसा, रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धा। और आपका महावमसा जो है वो किसके बारे में है, महावमसा जो है दैट इज क्रोनिकल ऑफ व्हाट, दैट इज क्रोनिकल ऑफ, सॉरी यहाँ मैंने आपको गलत एक पॉइंट कर दिया। विनय पीठिका जो है
ये आपका रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनेस्टिक ऑर्डर है। अभिधामा पिटका ये तो सही है। अब इसके बाद दीपावमसा जो है ये आपका क्रोनिकल ऑफ आइलैंड है और महावमसा रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धा है। ठीक है, तो उस समय मैंने मार्क गलत कर दिया था, लेकिन हमें मार्क गलत नहीं करना है, इसको सही करके आपको पढ़ना है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ आइडेंटिफाई द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए कल वाले वीडियो में हम लोग जो है पहले के वीडियो में हमने क्या देखा कि लीडर्स को आइडेंटिफाई करने दे रहा है, चेयरमैन को आइडेंटिफाई करने दे रहा है। आज भी हमने ऐसे क्वेश्चन है ना, लेकिन अब यहाँ पर अब आपको बुक के बारे में दिया, अब आपको बुक को आइडेंटिफाई करना है। तो संस्कृत टेक्स्ट है, तो लैंग्वेज हमें पता चल गया। कंपाइल्ड बिटवीन कौन से टाइम पीरियड का, circa 200 BC 200 कॉमन एरा के टाइम पे। प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक हिंट आपको दे दिया, लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, एंड ऑफर्ड गाइडलाइंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ, कि ये जो सोशल लाइफ है ये कैसा होना चाहिए। तो भाई इनमें से कौन सी किताब होगी, मनुस्मृति, रामायण, उपनिषद या वेदास? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए चेक करते हैं, और आपने आंसर क्लिक कर भी लिया होगा। भाई आंसर क्या है, डेफिनेटली मनुस्मृति है। तो अगर आपने मनुस्मृति अब तक रिवाइज नहीं किया तो आपको सारे पॉइंट मिल गए, कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सी भाषा है, क्या बताता है हमें, है ना। तो ये सारा डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन मनुस्मृति से रिलेटेड मिल गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अब आ गया आपका एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन। द स्कल्पचर ऑफ द बोधिसत्व स्टैचू शोन इन द इमेज, ये आखिर कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है मथुरा, बी है गांधारा, सी है अमरावती और डी है नालंदा। तो भाई ये कौन से स्कूल ऑफ आर्ट से बिलोंग करता है? इट इज बिलोंग टू गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि आपकी अफगानिस्तान, ठीक है, वहां से बिलोंग करता है। और वहां की इमेजेस जो है ऐसे ही वहां के स्कल्पचर्स होते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a similarity between the work of इब्न बतूता and अल-बरूनी? देखिए एक और पॉइंट मिला कि यहाँ पर इब्न बतूता और अल-बरूनी के काम में सिमिलैरिटी पूछा है। तो भाई जब हम इन ट्रैवलर्स की कहानी पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन डिफरेंसेस वाले भी पूछे जा सकते हैं कि इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर के वर्क में क्या डिफरेंसेस है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता जो है कौन से रूलर के टाइम पर आया था, वहां पर उन्होंने कौन सा पोस्ट में काम किया था, उसके बाद उनके साथ क्या डिस्प्यूट हुई थी, याद आने लगा ना, कितने लैंग्वेजेस का उनको नॉलेज है, ये सारा कुछ। तो खैर अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक कहता है बोथ एम्ड टू स्प्रेड देयर कल्चर, दोनों ही अपने कल्चर को स्प्रेड करना चाहते थे भारत में आकर। बोथ ट्रैवल टू सीक नॉलेज, दोनों नॉलेज प्राप्त करने के लिए आए थे। बोथ फोकस ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री, दोनों ने ही भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर फोकस किया। एंड बोथ क्रिटिसाइज लोकल कस्टम, तो क्या इन लोगों ने लोकल कस्टम को क्रिटिसाइज किया था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए चेक करते हैं। करेक्ट आंसर है दोनों ही नॉलेज के लिए आए थे। और इब्न बतूता के हिसाब से तो ट्रैवल करने से ही नॉलेज होता, किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता है ना। तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने पढ़ा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्री, अब चलिए आपको बोला गया है, सोचिए कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करना है किसके ऊपर, अमीर के ऊपर, तो विच एस्पेक्ट वुड बेस्ट हाईलाइट हिज कल्चरल सिग्निफिकेंस? तो कौन सा एस्पेक्ट जो है इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को बताता है? तो हिज प्रोफिशिएंसी इन अरेबिक लैंग्वेज, हिज पोएट्री एंड म्यूजिकल समा, हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू एंड हिज एसोसिएशन विद द दिल्ली सल्तनत। भाई इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? हिज पोएट्री एंड म्यूजिकल समा, एंड ही इज नोन फॉर व्हाट? दैट इज फॉर कव्वाली, है ना। तो कव्वाली किसने दिया? अमीर खुसरो ने। और पोएट्री और म्यूजिकल समा के लिए वो जाना जाता है। और वो कौन से सूफी सेंट के स्टूडेंट थे? तो आपको ये आंसर देखना है और चैट बॉक्स में देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a famous literary work authored by राजा कृष्णदेवराया? भाई राजा कृष्णदेवराया कौन से जो है एम्पायर से बिलोंग करते? विजयनगरा से, है ना। और विजयनगरा की कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते? तुलुवा डायनेस्टी से, ठीक है। अब उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? ऑप्शन ए अमुक्तमाल्यदा, ऑप्शन बी पोन्नियिन सेल्वम, ऑप्शन सी
कादम्बरी एंड ऑप्शन डी मालती माधवा। तो कौन सी किताब जो है आपका कृष्णदेवराय ने लिखा है? चलिए चेक करते करेक्ट आंसर। तो भाई करेक्ट आंसर क्या है? अमुक्तमाल्यदा। ठीक है, अमुक्तमाल्यदा। दिस वाज द बुक रिटन बाय राजा कृष्णदेवराय, जिन्होंने कब से कब तक रूल किया था विजयनगर में? 1509 टू 1529। तो भाई कितने साल के लिए रूल किया था? 20 इयर्स के लिए रूल किया था। और इस किताब की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु है। और ये किताब एक्चुअली किससे डील करती है? स्टेट क्राफ्ट के ऊपर में एंड गवर्नेंस के ऊपर में है ये किताब। ठीक है, एंड ही बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी? तुलवा डायनेस्टी एंड विजयनगर एम्पायर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर रिसर्चिंग। अब देखिए क्वेश्चन आप अलग करेंगे। एक आपको बोला डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, अब एक आपको बोल रहा है रिसर्च करने के लिए। मान लो आप रिसर्च कर रहे हैं, किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं भाई? इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर में और रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। दैट इज द मेथड ऑफ अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो अकबर के रेन का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईन अकबरी वुड प्रोवाइड द मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन? भाई आईन अकबरी आपका किसके बारे में है? तो आईन अकबरी अकबरनामा का पार्ट है। आईन अकबरी में 5 किताब है ना? और 5 किताब में पहला है आपका मंजिल आबादी, दूसरा है सिपाह आबादी, तीसरा है आपका मुल्क आबादी। मंजिल आबादी जो है आपका इंपेरियल हाउस होल्ड के बारे में। सिपाह आबादी, भाई सिपाह नाम से सिपाही है और सिपाही मतलब सोल्जर्स के बारे में। और मुल्क आबादी यानी कि पूरे मुल्क के बारे में। आप बताइए कौन सी किताब है? ठीक है, चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? मुल्क आबादी। और अभी अभी हमने इसी वीडियो में आपका इसी क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा? इसी क्लास में हमने पढ़ा है आपका जो है सरकार के बारे में, कि कौन सा टेबल रेवेन्यू टेबल दिया गया। क्लियर हो गया आपको? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option represent correct chronological order of Mughal rulers in India? तो भाई आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो अब मुझे आप ये बताइए कि फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन था? तो फर्स्ट मुगल एम्पायर हो गए आपके बाबर। बाबर के बाद में कौन आए? बाबर के बाद में आए हुमायूं। हुमायूं के बाद में कौन आए? अकबर। तो अब यहाँ पर अकबर का नाम है क्या? तो अकबर का नाम दिया है। अकबर का नाम कौन सा ऑप्शन में है? 2 में है। हो गया अकबर का, ये 2 ऑप्शन आपका करेक्ट। अब इसके बाद आपको देखना है कि भाई अकबर के बाद कौन आते हैं। अकबर के बाद हो गया आपका कौन? अकबर के बाद हो गया आपका जहांगीर। और उसके बाद नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन है? औरंगजेब। तो आपका पहले आपका कौन सा होगा? फर्स्ट हो गया अकबर। सेकेंड आपका कौन सा होगा? सेकेंड आपका होगा दिस वन, दैट इज जहांगीर। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो यानी मुगल एम्पायर्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को भी पूछा गया है ना? कैसी कितने अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होता जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए फिर आ गया बर्नियर। अभी हमने बर्नियर के बारे में पढ़ा, तो अब हम बर्नियर से रिलेटेड कितने सारे पॉइंट आपके रिवाइज हो गए, है ना? नेक्स्ट, तो बर्नियर कंपेयर्ड द मुगल एम्पायर टू द फ्रेंच मोनार्की। अब यहाँ पर आपका क्या बोला है कि बर्नियर ने मुगल एम्पायर को किसके साथ कंपेयर किया है? फ्रेंच मोनार्की के साथ में। एंड पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज द एब्सेंस ऑफ व्हाट? प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा ये सारे पॉइंट, इन्होंने वेस्ट और ईस्ट की कंपैरिजन किया। अब वेस्ट में जो कंपैरिजन किया बेसिकली किसके साथ किया? फ्रेंच मोनार्की के साथ में। और बताया है कि भारत में क्या नहीं थी? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और ये भी बताया अपनी किताब में लिखा है कि पूरा जो यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो राजा के अंदर कंट्रोल में थी, एब्सोल्यूट कंट्रोल में थी, तभी तो यहाँ की जनता जो है वो गरीब थी। ठीक है, तो हाउ डज दिस कंपैरिजन रिफ्लेक्ट बर्नियर्स ओन सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट? तो आप ये जो बर्नियर ने लिखा है ये कैसे बर्नियर की खुद के सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है? तो ऑप्शन ए कहता है एडवोकेसी फॉर फ्यूडलिज्म इन इंडियन गवर्नेंस। तो भाई फ्यूडलिज्म क्यों दिया? क्योंकि फ्रेंच मोनार्की के साथ कंपैरिजन किया था। और फ्यूडलिज्म किससे रिलेटेड है? फ्रांस से रिलेटेड है। ठीक है, बी कहते हैं सपोर्ट फॉर एब्सोल्यूटिज्म एंड क्रिटिकिंग इंडिया, यानी कि इंडिया को क्रिटिसाइज करना और ये बताना कि एब्सोल्यूटिज्म है। सपोर्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? लीडिंग टू अंडर एस्टिमेटिंग इंडिया,
एंड डी कहते हैं बिलीव इन द सुपेरियरिटी ऑफ द यूरोपियन लीगल स्ट्रक्चर, और या तो फिर ये मानना है सुपेरियरिटी किसका, यूरोपियन लीगल स्ट्रक्चर का। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? भाई करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज सपोर्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी लीडिंग टू अंडर एस्टिमेटिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना। अब बर्नियर के बारे में हम फिर से कुछ पॉइंट लेते हैं। तो बच्चों अगर ये पॉइंट और पहले वाले पॉइंट को भी मिला लेंगे और बर्नियर से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा है, दैट अकॉर्डिंग टू बर्नियर, बर्नियर के हिसाब से हम क्या देखते हैं, वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस किसके बीच में, मुगल इंडिया और यूरोप में was the lack of private property। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, अभी हमने पढ़ा पूरा जो लैंड है वो किसके अंडर कंट्रोल में था, गवर्नमेंट यानी राजा के अंडर कंट्रोल में। तो ही वाज अ फर्म बिलीवर इन द वर्च्यू ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये किसके सपोर्टर थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर है कि जमीन जो है वो लोगों के नाम होनी चाहिए, राजा उसका मालिक नहीं होना चाहिए। एंड सॉ, और इन्होंने देखा दैट क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। अब क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड मतलब राजा जमीन का मालिक है, और इसकी वजह से क्या है, इसके वजह से एक हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है। किसके ऊपर हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है, यानी जिसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खुद राजा के लिए यानी स्टेट के लिए और यहाँ के जनता के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये भी सोचते हैं कि उन्होंने और क्या सोचा, दैट मुगल एम्पायर द एम्पेरर ओन्ड लैंड। मुगल एम्पायर में हु इज द ओनर ऑफ द लैंड, मुगल एम्पेरर इज द ओनर ऑफ द लैंड, ऑल लैंड, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग इट्स नोबल्स। और वो ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुगल एम्पायर में जो एम्पेरर है वो जमीन का मालिक है और वो पूरी जमीन को अपने नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, यानी जो पूरी जो जमीन है उसका मालिक या तो स्टेट है या उनके नोबल्स है, और यही उनसे बेनिफिट ले रहे, आम जनता को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एंड दैट, और इसलिए हैड डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो आपका यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर भारत की इकोनॉमी में जो क्राउन ओनरशिप है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंस होगा। किसने इसके बारे में बात किया, फ्रैंकोइस बर्नियर ने। तो फ्रैंकोइस बर्नियर का पर्सपेक्टिव क्या था, तो भाई फ्रैंकोइस बर्नियर का पर्सपेक्टिव था कि वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर है, वो नहीं चाहते कि राजा के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राजा के नाम पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, एंड दीज परसेप्शन यानी कि ये जो सोच है, दीज परसेप्शन वाज नॉट यूनिक टू बर्नियर। और भाई ये बर्नियर में यूनिक नहीं था, बल्कि उस समय आने वाले यानी कि 16th और 17th में आने वाले ये जो ट्रैवलर्स थे उनमें से अधिकतर के अकाउंट में इस तरह की चीजों को मेंशन किया गया है, और खास करके कौन, जो वेस्टर्न साइड से आए थे। एंड ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, बर्नियर क्या बोलते हैं, लैंड होल्डर्स यानी जिनके पास जो जमीन है वो क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी जमीन को अपने बच्चों को यानी अपने सक्सेसर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और जब अपने सक्सेसर यानी अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे तो फिर वो उस जमीन पे क्यों इंटरेस्ट लेंगे, वो बोलेंगे उनकी जीते जी जितना बेनिफिट है वो एक्सट्रैक्ट कर ले। ये बर्नियर की सोच है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर ले, तो दे वर अवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म। इसीलिए यहाँ पर लैंड होल्डर्स जो है जमीन पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से डरता है इन सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, और इसलिए इससे जो है इंडियन सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बर्नियर का अकाउंट क्लियर बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बच्चे अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाए तो बीच में एक रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको एमसीक्यू पढ़ा रही हूँ, आपको टॉपिक बता रही हूँ, लेकिन आपको इस टॉपिक को डिटेल में आपके टेक्स्ट से पढ़ने हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे पढ़ने हैं। तो इन बिटवीन दैट टाइम अगर आप ऐसा लगता है थक गए तो वीडियो को पॉज भी कीजिएगा, आप उसमें जरा से रेस्ट कीजिएगा, ताकि आपका जो ब्रेन है ना वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाए और जितने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर पाए, क्योंकि हिस्ट्री में हमें बहुत ज्यादा जो है मेजर टॉपिक, टाइमलाइन, इन सबको कवर करना पड़ता है। ठीक है,
तो ब्रेक दे के पढ़िएगा। हाँ, आप बहुत स्पीड में भी पढ़ते हैं तो स्पीड में रिवीजन कब होगा पता है? तब आपको एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन ही कवर करने हैं, लेकिन हमें हर तरह के पॉइंट को कवर करना है प्रॉपरली। तो पहले आप इसे आराम से पढ़िए, अपने टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद भी 2x स्पीड में आप इसको प्रैक्टिस करना है, या फिर आपके जो नोट्स में आपने सारे पॉइंट हाईलाइट किए बस वहां से आप पढ़िएगा। बार बार आपको स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाने की जरूरत नहीं है पढ़ने के टाइम पे, ठीक है? तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो fill in the blank with the appropriate option from the following. While historians use the term विजयनगर एम्पायर, कोरियंस जो है विजयनगर एम्पायर टर्म यूज करते हैं, तो इसी विजयनगर एम्पायर के लिए कर्नाटका इसे क्या कहा जाता है? डिस्क्राइब इट एज व्हाट? कर्नाटका डैश हम्पी साम्राज्यमो नगारा और एम्पायर। चलिए चेक करते हैं इसका और एक नाम क्या है। कई लोग जो है कर्नाटका साम्राज्यमो भी कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन AR बेस्ड है एंड दीज AR बेस्ड व्हिच टॉपिक? सब्सिडियरी अलायंस। तो सब्सिडियरी अलायंस हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है ना? अब ये हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? सिग्निफिकेंटली वीकेंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट, यानी कि भारत के जो प्रिंसली स्टेट है उसको कमजोर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर क्या कहता है? इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर मिलिट्री ऑटोनॉमी अंडर द सब्सिडियरी अलायंस। तो इंडियन लीडर्स जो है सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद में उन्होंने अपना मिलिट्री ऑथोरिटी छोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। कि सब्सिडियरी अलायंस लाया ही तो इसलिए गया था ताकि वो इंडियन प्रिंसली स्टेट को वीक कर दे, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट अबाउट द डिकेन राइट कमीशन। ओके, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो जिन बच्चों ने अब तक डिकेन राइट कमीशन नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर डिकेन राइट कमीशन के फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1, द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड एन इंक्वायरी कमीशन। बॉम्बे के गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन एस्टैब्लिश किया था, इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ द राइट। स्टेटमेंट 2, डिकेन राइट रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड टू होम? प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन से साल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था? 1878 में। एंड थर्ड कहता है द कमीशंस रिपोर्ट इंक्लूडेड ओनली क्वालिटेटिव डेटा फ्रॉम आई विटनेस, ठीक है? एंड फोर्थ कहता है द इंक्वायरी प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। कहां से लिया? रैयत से एंड साहूकार से। तो चलिए चेक करते करेक्ट आंसर क्या है। 1, 2 एंड 4। तो आपका स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? डिकेन राइट कमीशन से। तो डिकेन राइट कमीशन से आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने स्टैब्लिश किया था। क्या स्टैब्लिश किया था? एक इंक्वायरी कमीशन। तो भाई डिकेन राइट कमीशन क्या है? इट इज एन इंक्वायरी कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ द राइट। और डिकेन राइट कमीशन ने अपना रिपोर्ट कहां पर सबमिट किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कौन से साल में? 1878 में। अब यहाँ पर जो ये जो क्वालिटेटिव डेटा दे दिया ना और ओनली लगा दिया, इसलिए ये हो गया गलत। ओके, और फोर्थ वाला जो है ये एकदम सही है। द इंक्वायरी प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। कहाँ से लिया? रैयत से भी लिया और साहूकार से भी। तो ये हो गया 3 फीचर्स ऑफ डिकेन राइट कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फीमेल मेंबर फ्रॉम ओडिशा। तो अभी हमने बॉम्बे से देखा था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कौन थे, अब यहाँ ओडिशा से, ठीक है? तो ऑप्शन ए हंसा मेहता, बी दुर्गाबाई देशमुख, सी मालती चौधरी एंड डी है रेणुका रे। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर इज मालती चौधरी वाज द वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ओडिशा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair each correctly match regarding the constituent assembly। तो भाई फिर से आपकी कमिटी आ गए, फिर से आपका प्रेसिडेंट वाला पॉइंट आया, ठीक है? तो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो बच्चों मैंने आपको इन सबका आंसर प्रोवाइड कर दिया। तो हम चलिए हम करेक्ट आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। डी जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो है ये आपका
करेक्टली मैच है और बाकी इनकरेक्ट है, तो इसे आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। केवल ऑप्शन बी इज द करेक्टली मैच। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन 1905। तो 1905 में कौन सा मूवमेंट हुआ था बच्चों, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब स्वदेशी मूवमेंट में किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ये मूवमेंट किससे रिलेटेड है, रिलेटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, तो अब आपको लीडर को आइडेंटिफाई करना है। दिस लीडर वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रियो। अब ट्रियो किसे कहा जाता है, पॉलिटिकल ट्रियो, ये है आपके लाल बाल पाल। तो हु आर नोन एज लाल बाल पाल, आप आंसर दीजिए। सिग्निफाइंग देयर ऑल इंडिया कैरेक्टर डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंस। भाई ये जो लाल बाल पाल थे ये अलग अलग प्रोविंसेस थे, तो बच्चों इनके नाम और इनके प्रोविंसेस ये भी आपको याद करने हैं। एंड ही बिलोंग टू महाराष्ट्र। तो अब इनमें से एक नाम जो है ना वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कौन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, डी भगत सिंह, क्या भगत सिंह इस टाइम पढ़ते हैं, सी है लाला हरदयाल और डी है आपका लाला लाजपत राय। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक तो हो गया। लाल और पाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। Which one of the following policies by the British led to discontent among whom? Discontent among Indian soldiers contributing to the revolt of 1857. यानी एक तरह से one of the cause behind the 1857 revolt पूछा गया है, which is actually related with whom? Related with the Indian soldiers. Option A, the policy of subsidiary alliance. Option B, the doctrine of lapse of Dalhousie. Option C, the use of Enfield rifles with grease cartridges, and option D, the introduction of Western education system. तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर है the use of Enfield rifles with grease cartridges, है ना। Now the next question, which of the following was the consensus of not paying? अब consensus मतलब आपसी सहमति, किस चीज से रिलेटेड, कि हम पे नहीं करेंगे। क्या पे नहीं करना है, रेवेन्यू बाय सनसेट। तो अब ये किससे रिलेटेड है, परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड है ना। ऑन द स्पेसिफाइड डेट अंडर द ब्रिटिश सनसेट लॉ इनैक्टेड इन बंगाल। तो ऑप्शन ए, द पेमेंट पीरियड वाज एक्सटेंडेड, बी जमींदारी वाज पुट ऑन ऑक्शन, सी द रेवेन्यू रेट्स वर रिड्यूस्ड, एंड डी कहता है द केस वाज रेफर्ड टू द हाई कोर्ट। तो भाई अगर सनसेट लॉ जो है, अगर सनसेट तक हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है दैट इज द जमींदारी वाज पुट ऑन ऑक्शन। ठीक है, तो जमींदारी को ऑक्शन में पुट करेंगे, और कई बार तो जमींदार डिलिबरेटली ये करते हैं। तो जमींदार आखिर रेवेन्यू पे करने में फेल क्यों होते हैं, ये आप पढ़िएगा। जोतेदार के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम, अब फिर से आपको एज्यूम करने बोला है। ठीक है, एक बार डॉक्यूमेंट्री, एक बार रिसर्च, अब फिर आप एज्यूम कीजिए दैट आप म्यूजियम घूमने गए हैं एंड फाइंड अ हड़प्पन सील। एक हड़प्पन सील खोजना है और आपने एक हड़प्पन सील खोजा, उसमें क्या दिया है, एक बुल दिया है, डिपिक्टिंग अ बुल। ठीक है, एंड व्हाट माइट बी सजेस्ट। अब ये जो बुल का इमेज उस हड़प्पन सील पे है, तो उससे क्या सजेस्ट होता है, अबाउट हड़प्पन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड। ए, बुल वर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन, क्या बुल्स को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे। बी, बुल्स वर एसोसिएटेड विद वारफेयर विद ओमार। सी, बुल्स वर कंसीडर्ड एज द सिंबल ऑफ वेल्थ, एंड डी, बुल्स वर यूजुअली यूज्ड इन व्हाट, बुल्स वर यूजुअली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। वही क्या है करेक्ट आंसर, चलिए चेक करते हैं। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी है बच्चों, बुल्स वर यूजुअली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। Now the next question, who among the following was an ex-army brigadier and Director General of Archaeological Survey of India? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल्स हैं उनके भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स वाले पॉइंट आप कवर कीजिएगा। साथ ही साथ जो टेक्स्ट उस बुक में दिए हुए हैं चैप्टर्स में, आपका कौन सा बुक किसने लिखा है, ये टॉपिक भी कवर करके जाइएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो who among the following was an ex-army brigadier
और डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन से टाइम पे? 1944 के टाइम पे। कौन सा टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं? 1944 के बारे में बात कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है R.E.M. व्हीलर। ठीक है। और जॉन मार्शल ने क्या किया था? जॉन मार्शल से रिलेटेड क्या पॉइंट है? जो अनाउंसमेंट हुआ था द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, जिसने पूरी दुनिया को एकदम अचंभित कर दिया था, वो है आपका जॉन मार्शल से रिलेटेड पॉइंट। और अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ही वाज कंफ्यूज्ड विद द सील। और उनका कंफ्यूजन क्या है ये आप जरूर से पढ़िएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, AR इन एंशिएंट सिस्टम। अब एंशिएंट पीरियड के बारे में बात करें, एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करें, गोत्र सिस्टम। तो भाई गोत्र सिस्टम के ऊपर, गोत्रा से रिलेटेड रूल्स के ऊपर डिटेल में आपकी बुक क्या है पढ़ के रखिएगा। Was a way to trace lineage, यानी लिंक जनरेट करता है कि हम किससे जुड़े हैं। एंड गोत्रा was an exogamous unit, marriage within the same गोत्रा was not allowed। ठीक है, सेम गोत्रा में शादी अलाउड नहीं था। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो बोथ A and R करेक्ट। ठीक है, तो गोत्रा जो है उससे हम उनके लीनेज को, यानी वो कौन से पूर्वज से जुड़े हैं वो पता चलता है। और ये एक्सोगामस यूनिट है। और मैरिज जो है सेम गोत्रा में अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो सेम रूल जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए वहां पर शादी का जो है ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा वुमेन से रिलेटेड गोत्रास के क्या पॉइंट है? इसके अलावा वुमेन के गोत्रास तो शादी के पहले पिताजी का होता है, शादी के बाद पति के गोत्र को वो अपनाती है, ये सारे पॉइंट। और इसके अलावा फेमिनिन जो है आपका यूज ऑफ गोत्रास वो जरूर से पड़ेगा, जैसे कि गौतमी पुताश्री शतकर्णी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। अब आपको इनमें से ऑड खोजना है जो उससे अलग है, और ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ए कहता है दीपावमसा महावमसा सुत्ता पिटका। बी, तो दीपावमसा महावमसा सुत्ता पिटका क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सुत्ता पिटका अभिधामा पिटका विनय पिटका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अशोका वंदना महावमसा जटाकस बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ऑप्शन डी उत्तराध्याना सुत्ता सुत्ता पिटका विनय पिटका। तो क्या आप उत्तराध्याना सुत्ता जो है क्या ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है? तो ये ही आपका ऑड वन है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद जैनिज्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके कैरेक्टर दिए हैं महाभारत के और उनका रोल दिया है। तो फर्स्ट कैरेक्टर युधिष्ठिर, सेकंड धृतराष्ट्र, सी कुंती और डी गांधारी। तो भाई युधिष्ठिर कौन थे? अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई थे, एल्डेस्ट ऑफ दी पांडवा। तो ए का आपका ऑप्शन क्या हो गया? 3। अब ए का ऑप्शन 3 कहाँ है? बस भाई हमारा तो पहला पॉइंट ही हमें एकदम परफेक्टली हमें पता है, हमारा आंसर भी मिल गया, टाइम भी बच गया है ना, क्योंकि तो हिस्ट्री में लॉन्ग आंसर 300 to 350 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं। टाइम बचा के रखना एक एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो युधिष्ठिर एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवा। धृतराष्ट्र कौन है? तो धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन के पिता है। कुंती कौन है? पांडवों की माँ है। गांधारी कौन है? कौरव की मदर है। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब रूलर को पहचानना। ही वाज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर। भाई गुप्ता रूलर में सबसे पावरफुल जिसका नाम आपके बुक में दिया है। ही वाज द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर। ही वाज कंसीडर्ड इक्वल टू द गॉड्स बाय हिज पीपल। रूलर कौन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता, बी समुद्रगुप्ता, सी श्रीगुप्ता और डी कुमार गुप्ता। करेक्ट आंसर तो आई होप कि सब ना, करेक्ट आंसर क्या है? समुद्रगुप्ता। क्लियर? नाउ इमेज इन रेफरेंस टू द पिक्चर प्रोवाइडेड, लायन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर लोकेटेड। तो अब आपको पता है कि ये लायन कैपिटल अशोका के पिलर से लिया है। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोध गया या डी कुशीनगर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सारनाथ। ठीक है, लायन कैपिटल कहाँ पर लोकेटेड था? सारनाथ में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इब्न बतूता फाइंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव। तो अब आपको ये भी देखिए, अभी हमने बर्नियर के बारे में पढ़ा था, बर्नियर ने वेस्ट और ईस्ट के साथ कंपैरिजन किया। तो इब्न बतूता ने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत प्रोडक्टिव बताया। तो इन्होंने कितने फसल के बारे में बताया है, किस तरह की जमीन के बारे में बताया,
और साथ ही साथ पोस्टल सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया, तो भाई पढ़ लीजिए पोस्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है। इब्न बतूता ने पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया, जो आपके बुक में सोर्सेस में दिए हैं, पढ़कर जाइए। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग, लैक ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट, यहाँ का एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिव है क्योंकि पेस्ट और इंसेक्ट ठीक है। सी कहता है, बी कहता है स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस फार्मर, सी ईयर राउंड रेनफॉल एंड सॉइल क्वालिटी, एंड डी फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशन सिस्टम। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो भाई आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फर्टाइल सॉइल थे और इरिगेशन, इसीलिए इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्टिव थी। नाउ कबीर एम्फेसाइज निर्गुणा भक्ति। अब कबीर जी के आगे दो है, तो कबीर जी जो है वो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं, ठीक है। कबीर जी जो है कोई मूर्ति पूजा में, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते, उनका एक ही विश्वास है, कोई सुप्रीम गॉड है, ठीक है। तो व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाई अबाउट कबीर स्पिरिचुअल बिलीफ? ऑप्शन ये कहता है कि बिलीव इन अ पर्सनल गॉड विद एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन बी he emphasized the importance of rituals and ceremonies. Option C, he advocated for a hierarchical relation between God and human, and he believed in the oneness of God. तो क्या है करेक्ट आंसर? तो भाई करेक्ट आंसर है he believed in the oneness of God. गॉड से अपने आप को मिलाने के बारे में कहते हैं, ठीक है। Now the next question, which of the following is the correct statement regarding whom? Regarding विजयनगरा एम्पायर। तो अब विजयनगर एम्पायर के देखिए कितने पॉइंट, भाई रॉयल सेंटर पढ़ के जाइएगा, आर्किटेक्चर जो है विजयनगर एम्पायर का, महानवमी डिब्बा, हजरा रामा टेम्पल, ये सब रीडिंग करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। नाउ द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहरा इन द 13th सेंचुरी। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, विजयनगर एम्पायर को किसने स्टैब्लिश किया था? हरिहर ने किया था 13th सेंचुरी में। नेक्स्ट, बी विजयनगरा वाज द नेम ऑफ बोथ सिटी एंड एम्पायर। सी कहता है द एम्पायर स्टेज बिटवीन रिवर कावेरी एंड तुंगाभद्रा, एंड डी कहता है विजयनगरा फेल टू रूइंस इन द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? भाई करेक्ट आंसर है विजयनगरा वाज द नेम ऑफ बोथ सिटी एंड एम्पायर, ठीक है। तो विजयनगर जो है दोनों सिटी और एम्पायर दोनों का नाम है। तो कौन सी नदी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में वो आपका रायचूर दोबाब वाला नदियों में वो जरूर से पढ़ के जाना, कौन से टाइम पीरियड है, ये सब आपको पढ़ना है। वाटर सिस्टम, अमरा नायक सिस्टम पढ़ लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, ये आपका कम्युनिटी ड्यूरिंग मुगल एम्पायर एंड रोल। तो ये अब अलग अलग जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, हेड है, उनका रोल प्ले किया उससे रिलेटेड, जैसे कि ए मुजारिन, बी पटवारी, सी मजूर और डी श्रॉफ। अब इनसे रिलेटेड रोल, एक अकाउंटेंट है, एक आपका पीजेंट है, एक लेबर है और एक बैंकर है। तो चलिए हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या? मुजारिन कौन है? मुजारिन का मतलब है आपका पीजेंट। पीजेंट को क्या कहा जाता है? मुजारिन। पटवारी कौन है? पटवारी जो अकाउंट का लेखा जोखा रखता है। मजदूर का मतलब कौन है? लेबर यानी कि मजदूर होता है। और श्राफ का मतलब क्या है? आपका बैंकर, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है एक बार रीड कर लीजिएगा। हालांकि लॉन्ग आंसर तो नहीं आएंगे, शॉर्ट आंसर के लिए जरूर से रीड करके पढ़िएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णा देवा राया? तो मैंने इन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया, अब बस आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए क्या? ही एक्सपेंडेड द विजयनगर एम्पायर, ही सबड्यूड द मुगल रूलर्स, ही केप्ट द मिलिट्री कंट्रोल फ्लेक्सिबल, एंड डी ही बिल्ड द थांजावुर टेंपल। चलिए देखिए करेक्ट आंसर। भाई इन्होंने विजयनगर के एक्सपेंशन में बहुत वाइटल रोल प्ले किया था। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंटर ऑफ अमीर खुसरो? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बोला ना अमीर खुसरो स्टूडेंट थे। तो ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी शेख सलीम चिश्ती, एंड डी शेख फरीदुद्दीन गंजे शंकर। करेक्ट आंसर क्या है? ही वाज अ डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। ओके, ये एक्चुअली इन सारे पॉइंट पर हमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं, ठीक है। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग पार्ट आएगा तो वहां हमें डिस्कस करना है।
Now arrange the following in chronological order and choose the correct option. Visit of Francois Bernier in India. 2. Visit of Abdul Razak in India. Visit of Ibn Battuta in India and visit of Al Baruni in India. तो देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था ना, इन ट्रैवलर्स का टाइमलाइन याद रखिएगा कि कौन किससे पहले भारत में विजिट करने आया था, है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो चलिए करेक्ट आंसर क्या है, 4321। अब ये 4321, तो देखिए अल बरूनी जो है ना, ये सबसे पहले आया था, इसके बाद इब्न बतूता, इसके बाद में फिर आपका कौन आते हैं, अब्दुल रजाक, और फिर आते हैं फ्रेंकोइस बेरनियर, ठीक है। क्योंकि अब्दुल रजाक जो है ना, वो विजयनगर एम्पायर वाला टाइम पीरियड है, और फ्रेंकोइस बर्नियर मुगल पीरियड वाला इलाका में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि कौन सा एरिया किसका है, तो उसी के हिसाब से हमने टाइम स्केल आपका फिक्स कर दिया। Now the next question, fill in the blank with the appropriate option from the following. The dash was established by the British government in 1875. तो भाई 1875 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या एस्टेब्लिश किया था, शायद हमने अभी इस टॉपिक को डिस्कस किया, एक बार आप पढ़िएगा जरूर, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, कहां पर और किसके रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल इन बॉम्बे एंड डिकेन। तो आंसर इजीली आ गया ना बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी, डिकेन राइट कमीशन। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से फिल ब्लैंक्स वाली भी आती है, तो आपको टाइम पता होना चाहिए। तो हमने ये कंटिन्यूअसली अलग अलग पेपर से लिया है बोल करके आपको ऐसा लगेगा कि आसान है, बट जनरली जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तब ये टोटली डिफरेंट होता है। जब आप क्वेश्चन पेपर लेंगे तो पहले शांत होकर बैठना, फिर रीडिंग शुरू करना, और घबराना नहीं, डरना नहीं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not the provision of limitation law passed by the British in 1859। तो अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल रहा है, लिमिटेशन लॉ किसने पास किया था, ब्रिटिश ने पास किया था 1859 में, और उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 पॉइंट है, लेकिन एक जो है वो इनकरेक्ट है और बाकी करेक्ट है। तो अब तक जिन बच्चों ने भी लिमिटेशन लॉ नहीं पढ़ा है, तो अब आपको यहाँ से लिमिटेशन लॉ पढ़ने का मौका मिल गया। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, रैयत्स वर गिवन परमानेंट स्टेक इन लैंड एज इंटरलोपर्स। तो क्या कभी भी रैयत को परमानेंट जो है कंट्रोल दे देंगे क्या, तो ये नहीं देंगे। तो लिमिटेशन लॉ क्या क्या है, इसके फीचर्स, तो सबसे पहला पॉइंट कि ये ब्रिटिशर्स ने 1859 में पास किया था। अब ये लिमिटेशन लॉ क्या है, द लोन बॉन्ड है साइंड बिटवीन मनी लेंडर एंड रैयत। ये क्या है, ये एक लोन बॉन्ड है, किसके बीच में साइन किया गया है, मनी लेंडर और रैयत। तो रैयत कौन है, रैयत किसान है। कितने टाइम पीरियड के लिए साइन किया गया है, 3 साल के लिए, ठीक है। एंड द लॉ वाज टू चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। तो समय के साथ कितना इंटरेस्ट ये जो है किसानों से ले रहे हैं, उसको चेक करना है। एंड मनी लेंडर्स एंड रैयत यूज्ड टू रिन्यू द बॉन्ड आफ्टर एवरी 3 years। तो 3 साल के बाद, 3 साल का है तो 3 साल के बाद उनको रिन्यू करना पड़ेगा, ताकि कोई भी मनी लेंडर जो है ना, किसानों के ऊपर में गलत तरीके से इंटरेस्ट ना लगाए और वो डेब्ट के शिकार ना हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Why were the British keen to annex the territory of Awadh? अब ब्रिटिशर्स जो है वो अवध की टेरिटरी को लेना क्यों चाहते थे? ऑप्शन ए, अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए, टू सप्रेस द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन अवध। तो क्या अवध में कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था? 1857 की पहले की बात है। टू गेट एक्सेस अवध रिच रिसोर्सेज। सी, टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल इन द वेस्ट इन इंडिया। तो अवध क्या वेस्ट में है क्या? एंड डी, टू एनहांस ब्रिटिश मिलिट्री कंट्रोल इन सेंट्रल इंडिया। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू गेट एक्सेस टू अवध रिच रिसोर्सेज। तो उनकी नजर में ये पहले से ही था और इसीलिए इस पर जो है अवध को कंट्रोल करने में वो हमेशा लगे थे, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लोकल लीडर ऑफ सिंहभूम who led the cultivators to join the revolt of 1857। तो भाई हमने लीडर्स का लिस्ट पूरा दिया है और यहाँ पर ट्राइबल लीडर है, तो भाई वो ट्राइबल लीडर कौन है जिसने सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स को जो है कल्टीवेटर्स को 1857 रिवॉल्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा था, तो वो है आपका दुनो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लीडर एंड रोल, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये इंटरनेशनल लीडर और रोल कहाँ पर है, जैसे इंडिया में महात्मा गांधी जी है, उसी तरह से वर्ल्ड में जो है दूसरे लीडर्स जिन्होंने अपनी कंट्री को आइडल के रूप, तब उन्हीं आइडल्स के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो हो ची मिन, जे एम गैरिबाल्डी, जॉर्ज वाशिंगटन एंड क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो अब ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, हो ची मिन है, जे एम गैरिबाल्डी, जॉर्ज वाशिंगटन, क्लेमेंट एटली। और रोल क्या है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली, स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपका क्या है, दैट इज हो ची मिन स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम। तो वियतनाम को फ्री करने में हो ची मिन का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद जीएम गैरिबाल्डी, जीएम गैरिबाल्डी जो है ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटाली से रिलेटेड है। उसके बाद आता है जॉर्ज वाशिंगटन, प्लेड अ वाइटल रोल इन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड क्लेमेंट एटली जो है ब्रिटिश विड्रॉवल फ्रॉम वर्क, ब्रिटिश विड्रॉवल फ्रॉम इंडिया। ओके, तो ये हो गया आपके कंप्लीट आंसर यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द 1929 लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस सिग्नेचर। भाई 1929 का लाहौर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, तो करेक्ट ऑप्शन, तो लाहौर सेशन में दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक है जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट चुने गए थे। अब जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट चुने गए तो इसमें क्या खास बात है, तो भाई ये जो लीडरशिप है ना, पहले ओल्ड जनरेशन के पास थी, अब यंग जनरेशन को ट्रांसफर हुआ, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी का लीडर बनना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पूर्ण स्वराज का जो है रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो आपको तो मैंने करेक्ट आंसर बता दिया, 1929 पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और डिसाइड किया गया था 26 जनवरी 1930 को। ये लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ध्यान रखिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब तक तो आपको आंसर याद हो गया होगा, तो दीजिए आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, सरदार पटेल वाज द लीडर ऑफ द एडवाइजरी कमिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनरीज। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बड़े बड़े रूम मिले जिनको आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है वो ग्रैनरीज है। तो मोस्ट लाइकली इंप्लाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट देयर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ए सरप्लस प्रोडक्शन, बी प्लांटेशन फार्मिंग, सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डी नोमैडिक लाइफस्टाइल। ये तो इजीली कर लोगे है ना। करेक्ट आंसर क्या है भाई, करेक्ट आंसर है सरप्लस प्रोडक्शन, तभी तो ग्रैनरी चाहिए। अगर प्रोडक्शन सरप्लस नहीं होगा तो ग्रैनरी का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सुंगास एंड कानवास। सुंगास एंड कानवास के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। चलिए यहाँ पर देखिए कि आखिर कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। सुंगास सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड द कानवास सपोर्टेड हिंदुइज्म। Sunga and Kanva were the immediate successor of Mauryas. Sungas and Kanvas ruled after Gupta ruler. Sungas succeeded the Mauryas and Kanva succeeded Gupta ruler. भाई करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है that Sunga and Kanvas were the immediate successor of Mauryas, है ना, and they belong to which religion group? Sorry, they belong to which caste group? Brahmanas. Next question, AR. Now again from Sanchi Stupa, Shahjahan Begum was the patron of art and architecture in the 19th century and she is known for her contribution for Sanchi preservation. And Sanchi Stupa is a classical example of early Buddhist architecture. क्या लग रहा है, दोनों करेक्ट है या नहीं, या फिर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नहीं? तो भाई दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये बात सही है कि शाहजहां बेगम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन में, और दूसरा कहते हैं कि सांची स्तूपा इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो वो पॉइंट अलग है ना, एक ने प्रिजर्व किया और एक जो है आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक क्लासिकल एग्जांपल है। तो उसके अलावा और जो दूसरे एग्जांपल थे जैसे अमरावती, अमरावती जो है वो तो पूरी तरह से उसके जो स्कल्पचर से लोग उठा करके लेके चले गए, है ना, वो इतने खूबसूरत थे, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। तो अमरावती का स्कल्पचर क्यों प्रिजर्व नहीं हुआ, ये आप पढ़िएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपका आर नहीं होगा इसका करेक्ट। ठीक है,
हाँ, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब होता, जब ये बोलते हैं कि उन्होंने म्यूजियम बनाया है, इन्होंने वहां पर गेस्ट हाउस बनाया है, तब अलग बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statement accurately describe the coinage of ancient India? तो भाई coinage of ancient India, तो ancient India के coins कैसे थे, पंचमार्क coins थे। तो ancient Parthian gold coins showed extensive trade in North India. Ancient Roman coins South India में मिले, indicated trade beyond border. 3 जो है ancient Yahudayas issued copper coins that highlighted their economic activity. Fourth है ancient Gupta rulers issued silver coins that facilitated trade. So what is the correct answer? तो करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। और ये तो गलत है क्योंकि गुप्ता रूलर्स जो है उन लोगों ने तो गोल्ड कॉइन निकाला था, सिल्वर तो था नहीं, लेकिन बाकी सब ठीक है। अब पार्थियन रूलर्स कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ईरान से, ठीक है। एंशियंट पार्थियन गोल्ड कॉइन शोड एक्सटेंसिव ट्रेड, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। एंशियंट रोमन कॉइन्स कहाँ से मिले, साउथ में मिले, वार्ड्स ऑफ रोमन कॉइन। और ये बताता है कि हम लोग अपने बॉर्डर के बाहर भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करते थे। और यहूदिया क्या है, ट्राइबल ग्रुप है, कहाँ से, पंजाब और हरियाणा से, इन्होंने कॉपर कॉइन इशू किया था। Now the next question, fill in the blank with the appropriate word from the given option. So in Jaina philosophy, cycle of birth and rebirth is influenced by what? Dharma, moksha, karma, ahimsa. So what will be the correct answer? Correct answer क्या है बच्चों, कर्म। तो ये साइकिल ऑफ बर्थ जो है ये एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, कर्म के ऊपर, है ना। तो आपको सही कर्म करना है जो इन्होंने बताया है, जो कर्म के ऑर्डर है, अगर आप वो करते हैं तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो बच्चों ये थे आज के इम्पोर्टेंट जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन और कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। साथ में हमने कौन कौन से लॉन्ग के आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स आपको पढ़ने वो भी डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो बच्चों देरी ना करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।